अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बेसिक फिजिक्स पर लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे पावर के बारे में। रिलेशन फाइंड आउट करेंगे पावर एंड वेलोसिटी का, देन एस्केप वेलोसिटी, उसके एक्सप्रेशन एक्सप्रेस वेलोसिटी के इन टर्म्स ऑफ फार्मूलाज वो क्या होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के हमारे लेक्चर की आउटलाइंस हैं, जिसमें हमने डिस्कस करना है पावर को, उसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, उसका यूनिट है वाट, उसको हम देखेंगे, फाइंड करेंगे, उसको हम एग्जाम्पल देखेंगे, वेलोसिटी को देखेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, रिलेशन हम फाइंड करेंगे पावर एंड वेलोसिटी का, और लास्ट में हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास पावर को हम डिफाइन करते हैं कि पावर हमारे पास क्या है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये जो पावर हमारे पास है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ भी कह सकते हैं आप वर्क में। यानी कि मैंने आपको बताया था कि टाइम के लिहाज से जो चेंज होगी वो हमारे पास पावर होती है। ठीक है, टाइम के लिहाज से कोई भी चेंज आ रही है तो उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं तो इसलिए हमने कहा है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इस तरह से ये हमारे पास पावर की डेफिनेशन है कि हम कोई काम कर रहे हैं, टाइम के लिहाज से हम कितने टाइम में वो काम कर रहे हैं, वो उसकी पावर है। तो मैथमेटिकली हम इसको कैपिटल पी से शो करते हैं, और ये इक्वल है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अगर स्मॉल इंटरवल के लिए हमने फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे हम डेल्टा का वर्ड यूज करते हैं, छोटी सी जो ट्रायंगल बनी होती है। ठीक है, इस इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी। तो ये भी आपके पास पावर का फार्मूला है। अगर आपने इंस्टेंटेनियस किसी लम्हे के लिए जो है वो वर्क डन पावर फाइंड आउट करनी हो, कितना वर्क डन इतने टाइम में, कितना वर्क डन हो रहा है, तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। सिंस वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, अब हम जानते हैं वर्क वाले आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि वर्क जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। देयरफॉर पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम भी आपको पता है बेसिक यूनिट है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए जो पावर हमारे पास होगी वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। अब ऐसा यूनिट पावर का क्या है, वाट है। अब हम वाट को हम डिफाइन करते हैं और इसके फार्मूला से भी हम कैलकुलेट करेंगे कि पावर का जो वाट यूनिट है वो किसके इक्वल आता है। एक्सप्लेनेशन में देखें, टू पर्सन हैव डन इक्वल वर्क, वन टू 1 hour टू complete it and the other completed it work, but they differ in the rate at which work is done। अब कहते हैं कि उसका टाइम जो है वो चेंज है काम करने का। दो पर्सन है वो इक्वल वर्क कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। एक जो है वो उसको एक 1 hour में कंप्लीट कर लेता है, जो अदर है वो उसको उसी वर्क को डिफरेंट रेट के साथ जो है वो काम करता है। यानी कि उसका टाइम कम लेता है या फिर वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आ जाता है, लेकिन काम वो सेम करते हैं। यानी कि अगर एक सेम टास्क मैं आप लोगों को दे दूँ कि ये स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट्स हैं, आप लोगों ने अभी सॉल्व करनी है। कुछ स्टूडेंट्स फ़ौरन से उसको असाइनमेंट्स को जो है वो कंप्लीट कर देंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो उसी असाइनमेंट्स को कुछ टाइम लेंगे, उसमें वो सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से दो पर्सन हैं वो इक्वल वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो एक 1 hour में कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अदर जो है वो उसको डिफरेंट टाइम में कंप्लीट करता है, 5 hours में करता है। ठीक है, नो डाउट, बेशक बोथ ऑफ देम हैव डन इक्वल, दोनों जो है वो सेम काम कर रहे हैं। वन हैज डन इट फास्टर देन द अदर। अब एक जो है वो तेजी से वही काम कर रहा है और दूसरा जो है वो स्लोली वो काम कर रहा है। तो इस तरह से, लेकिन दोनों क्या है, पावर, क्योंकि वर्क कर रहे हैं टाइम के लिहाज से, तो हम उसके कहते हैं वो पावर है। द क्वांटिटी दैट टेल्स अस द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब वो क्वांटिटी जो हमें बताएगी उनके वर्क करने की रेट को, उसे हम कहते हैं कि वो पावर है। द क्वांटिटी दैट टेल्स अस द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इस तरह से हम पावर को डिफाइन कर देते हैं, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाट। वाट को हम डिफाइन करते हैं, द पावर ऑफ अ बॉडी इज 1 watt इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 joule per second। अब कहते हैं जो पावर हमारे पास है किसी भी बॉडी की वो 1 watt होगी अगर हम 1 जॉल जो है वो वर्क करें एक 1 सेकेंड में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वो पावर है। तो यहाँ पे आप ये देखें, मैं लिखती हूँ अगेन, पावर का जो फार्मूला हमारे पास था वो हमारे पास क्या था, P इज इक्वल टू W/T। ठीक है,
अब W हमें पता है, जो आपके पास है वो वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट हमें पता है वो जॉल है, और टाइम सेक का यूनिट क्या है, सेकंड। तो इस तरह से 1 जॉल वर्क करे 1 सेकंड में, तो उसको हम कहेंगे वो वाट के इक्वल है। तो ये वाट जो है वो पावर का यूनिट है। और सेकंड अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वाट किसके इक्वल है, एक तो आप उसको कह सकते हैं जॉल, और ये सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर सेकंड बन जाएगा, -1 पावर बन जाएगी। एक तो आप कहेंगे जो वाट है वो इक्वल है जॉल पर सेकंड के, और सेकंड आप इसको कह सकते हैं कि ये जॉल, अगर आप दूसरे यूनिट दिए गए हैं, ये जॉल पर सेकंड गिवन नहीं है, अगर आपको एमसीक्यू उसको याद आता है, तो फिर आप इसका किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि वर्क डन आपके पास W जो है वो किसके इक्वल होता है, F डॉट डी, F डॉट डी। और F का यूनिट क्या है, न्यूटन, और D का यूनिट क्या है, मीटर। और अब न्यूटन का भी आपको नहीं पता किसके इक्वल है, तो फोर्स किसके इक्वल होती है, MA। M जो है वो मैस है, जिसका यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आप इसमें पुट कर लें, न्यूटन की जगह पे क्या लिखेंगे आप, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, किलोग्राम, मीटर 2 दफा है तो इसका मीटर स्क्वायर बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आपके पास आ गया किसका यूनिट, जॉल के इक्वल आ गया, ठीक है। अब जॉल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, सेकंड। अब ऊपर ये जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये सेकंड जाके भी -1 हो जाएगी, तो ये -3 पावर बन जाएगी। तो इस तरह से अगर ये वाले यूनिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन आता है उसमें जॉल पर सेकंड नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप इस तरह से इसको फाइंड आउट करके बता सकते हैं राइट आंसर। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो मोस्टली एग्जाम्स जब आपके होते हैं कोई भी कंपटीशन के या इस तरह से क्विज के, तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो यही बस मेन जो यूनिट्स होता है वही याद कर लेते हैं कि आपके पास ये यूनिट है तो उसको याद कर लिया बस, ठीक है। लेकिन इस तरह से आपके पास अगर वो मेन यूनिट उसमें नहीं है, तो आप इस तरह से फाइंड आउट करके करेक्ट आंसर पर जो है वो टिक करते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास यूनिट है पावर का, जो कि इक्वल है वाट के, और वाट के इक्वल आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर क्यूब में आ जाएगी। बिगर यूनिट्स ऑफ पावर आर किलोवाट। अब बिगर यूनिट्स इसका क्या है, किलोवाट। अब 1 किलो 1000 के इक्वल होता है, ठीक है, 1 के जो है वो 1000 के इक्वल होता है। तो वाट साथ में है, तो वाट का यूनिट तो वाट है साथ में, तो 1 के इक्वल टू 1000। इसी तरह से अगर मेगावाट है तो ये पावर 6 बन जाता है। आप इसको 1000 के इक्वल भी लिख सकते हैं, और सेकंड आप इसको 1000 1 के को इक्वल लिख सकते हैं 10⁻³ 3 जीरो है ना आपके पास, तो इस तरह 10⁻³ लिख सकते हैं। इसी तरह से मेगा है तो किलो के बाद मेगा आता है, मेगा की पावर 6 में आप लिख सकते हैं। तो ये भी पावर के बिगर यूनिट है कि अगर आपके पास आंसर में बहुत ज़्यादा जीरो आ रहे हैं तो आप उसको इस तरह से यूनिट्स में लिख सकते हैं कि उनको इमर्ज कर लें, किलो में, मेगा में, ठीक है, के बाद गीगा आता है तो उसमें इमर्ज करके आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये बिगर यूनिट्स ऑफ पावर के हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, इसके इक्वल होती है, ये भी एक छोटा एमसीक्यूज है मोस्टली, ठीक है, ये भी आपने याद करना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, तो ये 746 वाट के इक्वल होती है। ये इसको स्मॉल लिखने का, शॉर्टकट लिखने का है मेथड HP, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट ये देखें, हमारे पास एग्जाम्पल है इसी की, इस तरह से न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि आपने पावर को अगर फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट देखें, तो स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द पावर ऑफ द मैन हु पुशेस द बॉक्स 8 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इन अ 6 सेकेंड। ये एक आदमी जो है वो पुश कर रहा है किसी बॉक्स को, ठीक है, 8 मीटर डिस्टेंस से, और फोर्स को अप्लाई कर रहा है 15 न्यूटन, और टाइम उसको लग रहा है 6 सेकेंड। तो वर्क डन का हमारे पास फार्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू F डॉट, ठीक है।
ये हमने वर्क डन का फार्मूला इसलिए यूज करें, अगर डायरेक्ट हमें W की वैल्यू गिवन होती है कि वो मैन जो है वो वर्क कर रहा है 120 जॉब, तो हम डायरेक्ट पावर का फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें फोर्स और डिस्टेंस की वैल्यू दी है, डिस्प्लेसमेंट की। तो इसलिए जो है वो आप पहले वर्क को फाइंड आउट करेंगे कि जो वैल्यूज गिवन है आप पहले लिख लें, फिर आप देखेंगे कौन सा फार्मूला हमारे पास यूज हो। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम लिख के वर्क की जगह पे आप एफ डॉट टी लिख लें और नीचे टाइम लिख लें, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, पहले वर्क डन को फाइंड आउट कर लें। तो वर्क किसके इक्वल होता है हमारे पास, एफ डॉट डी। तो एफ हमें गिवन है 15 न्यूटन और डी हमें गिवन है 8 मीटर। तो देन डब्ल्यू इज इक्वल टू 120 जॉल। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, पावर। तो पावर का फार्मूला हमारे पास क्या है, वर्क ओवर टाइम। तो ये आपके पास है पावर का फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज आप पुट कर लें। वर्क आपके पास 120 जॉल है और टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड। तो 120 जॉल डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड, तो आप ये 6 से कैंसिल आउट कर ले, 6 2 आर 12, आप यहीं पे इसको कर लें, 6 1 आर 6 2 आर 12 और 2। तो इस तरह से 20 वाट आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। द पावर ऑफ द मैन इज 20 वाट, इन अदर वर्ड ही डज 120 जॉल वर्क इन 6 सेकेंड। अब ये देखें, ये स्टेटमेंट भी आपको गिवन आ सकती थी कि उसने वर्क डन किया है 120 जॉल वर्क इन 6 सेकेंड उसने की है। उसको आपने पावर को कैलकुलेट करना है, तो वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 20 वाट। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करें पावर एंड वेलोसिटी के लिए, तो फिर आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है यहाँ पे देखें। सबसे पहले आपको पावर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो पावर अभी हम जैसा कि पढ़ के हटे हैं कि पढ़ा है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि W ओवर T हमारे पास क्या है, पावर। और वेलोसिटी भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से जो टाइम में चेंज आती है, टाइम के लिहाज से जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आती है उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अब इन दोनों का हमें रिलेशन देखना है, रिलेट करना है, तो किस तरह से करेंगे। इफ अ कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ टाइम t, अब कोई भी बॉडी है उस पर लेट्स सपोज ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस पर एक फोर्स अप्लाई की जा रही है F और टाइम कितना लग रहा है, टाइम t, एंड कवर द डिस्प्लेसमेंट। तो वो क्या करती है, जब फोर्स अप्लाई करते हैं टाइम t लगता है और वो कवर करती है डिस्प्लेसमेंट d। देन वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, W इक्वल टू एफ डॉट टी। ये जितनी फोर्स लग रही है और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो आपके पास आ जाएगा वर्क डन। तो पावर का फार्मूला हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन, P इज इक्वल टू W ओवर T। तो P इज इक्वल टू वर्क डन का यहाँ पे फार्मूला पुट करते हैं F डॉट D ओवर T। तो P इज इक्वल टू F डॉट, अगर हम D और T को सेपरेट कर लें, F को सेपरेट रहने दें, ठीक है, क्योंकि एक साथ ही लिखा हुआ है, इसको जस्ट हमने T को जो है वो T के नीचे अगर हम लिखें इस तरह से, तो ये आपको पता है ये वेलोसिटी की डेफिनेशन बन जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वी नो दैट v इज इक्वल टू डी ओवर टी। ये v जो है हमारे पास वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, d ओवर t के। तो p इज इक्वल टू f डॉट, ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई, v के, यहाँ पे आप पुट कर देंगे v। तो p किसके इक्वल आ जाएगी, f डॉट v। अब ये डॉट है तो डॉट किसको शो करता है, डॉट प्रोडक्ट को, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट को। तो इस तरह से हम पावर को एक और डेफिनेशन जो है वो हम लिख सकते हैं, एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि पावर को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी डिफाइन करें, तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, दस पावर कैन आल्सो बी डिफाइन एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, कि स्केलर प्रोडक्ट फोर्स एंड वेलोसिटी का जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, पावर का। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ईजी भी है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी को पढ़ा हुआ है, पावर को आप पढ़ चुके हैं, तो उनको रिलेट करना है। तो आप देखें, छोटा सी कैलकुलेशन है, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एस्केप वेलोसिटी।
एस्केप का मीनिंग क्या है? पहले तो आपको एस्केप का मतलब बताना चाहिए कि एस्केप का मतलब क्या है। जो हमारे पास टर्म है एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हम पहले पढ़ चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, सिंपल वेलोसिटी क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? एस्केप का मतलब है जैसे एस्केप के भाग जाना, निकल जाना, यानी कि डिसअपेयर हो जाना, गायब हो जाना किसी चीज का, उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप कहते हैं। और वेलोसिटी आपने पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं और फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, minimum initial velocity of a body with which it goes out of the earth's gravitational field is called escape velocity। तो अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसकी सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप कोई भी चीज़ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि वो फिर वापस नीचे से ऊपर आती है ग्राउंड पर, ठीक है। कोई भी बॉल आप ऊपर हाइट की तरफ फेंकें वो भी वापस बैक आ जाए कुछ डिस्टेंस के बाद। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से फेंकेंगे वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा ज़मीन की तरफ। अब वो वापस क्यों आता है ज़मीन की तरफ? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। जो मैंने आपको बताया कि जो ज़मीन है उसके सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ज़मीन हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो अब ज़मीन के सेंटर से ऑल अराउंड जो है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब उस फील्ड के अंदर जो भी चीज़ आप फेंकेंगे वो वापस ज़मीन की तरफ बैक से आएगी। तो जितनी वेलोसिटी से फेंकेंगे आप उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि मूव करवा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट का मास है, आप उस पर वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो फिर बैक आ जाती है। तो इस तरह से वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए कोई चीज़, आप इतनी ज़्यादा वेलोसिटी लगाएं कि वो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उससे दूर चली जाए, आपको दिखाई ना दे, वो वापस बैक ना आए ज़मीन की तरफ, तो उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, कोई बॉडी जो है वो अपवर्ड आप फेंक, इट रिटर्न्स बैक आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट, कुछ हाइट पे जाने के बाद वो फिर क्या करती है? रिटर्न बैक करती है, ठीक है। दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। अब ये किस वजह से होता है? जो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है उसकी वजह से वो नीचे की तरफ आती है। इफ वी इंक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी देन इट गेन्स मोर हाइट। अगर हम इंक्रीज कर दें इनिशियल वेलोसिटी को बॉडी की, it gains more height. If we go on increasing the initial velocity, अगर हम बढ़ाते जाएं initial velocity को, then at certain height, at certain velocity the body it will not return back to the ground। तो फिर वो बॉडी क्या है? वो बैक नहीं आएगी ग्राउंड की तरफ। दिस पार्टिकुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इस हम खास वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। एक्सप्रेशन है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का, इसको हमने फाइंड आउट करना है। We know that the absolute potential energy of a body of mass m on the surface of the earth is। अब ये क्यों लिखा है कि absolute potential? अब आप देखें, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ पास करते हैं तो आप उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो आप उसको क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर अब जब वो हाइट सर्टन हाइट पे जाती है, ठीक है, जब हाइट पे जाएगी, ठीक है, सर्टन हाइट पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब क्या होता है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है सर्टन हाइट पे जब हो जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट जो है, आप देखें यहाँ पर है सरफेस पे, यहाँ पे भी उसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है, रेस्ट में है, अर्थ पे। आप यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, सर्टन हाइट पे चलेगी, तो ये जो इसके सेंटर में ये जो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी है आपने प्रोवाइड की, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो अब उसकी क्या हुआ कि डिक्रीज हुई है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप लिख सकते हैं डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल। तो ये इस तरह से एक दूसरे के इक्वल हों। यहाँ पे आप देखेंगे जब स्टार्ट में आपने फेंका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी। एज द बॉडी गोज आउट ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो। अब आप देखें कि जब आपको ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक अर्थ है, यहाँ से आप किसी बॉडी को की तरफ फेंकें, अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि आपको ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, एस्केप वेलोसिटी आपने फाइंड, तो ये उसकी इन्फिनिट हम कह देते हैं। इन्फिनिटी का मतलब है हमें एंड नहीं पता कि वो कहाँ पे जा रहा है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड है हम कहते हैं यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड, अब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर गया, बाहर चला गया ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे चला गया। जब इन्फिनिटी पे चला गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसको हम जीरो कहते हैं, क्योंकि हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं। जब वो बाहर की तरफ कर गया तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास इक्वल होती है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल तो जीरो होगी, ठीक है, जो इनिशियल होगी वो अर्थ और ग्रेविटेशनल फील्ड के दरमियान में, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका फार्मूला है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का माइनस जी एम एम ओवर आर। यहाँ पे आर जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, जो स्मॉल एम है वो मास ऑफ द मून, और जो कैपिटल एम है वो मास ऑफ द अर्थ होता है, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो इसके इक्वल होती है माइनस जी एम एम ओवर आर। अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो इसलिए ये माइनस साइन है यहाँ पे। फाइनल आपके पास जीरो है, इनिशियल आपके पास माइनस जी एम एम ओवर आर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? जी एम एम ओवर आर। Thus the initial kinetic energy needed by the body to reach infinity। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है, मैंने जैसे आपको यहाँ बताया कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और सिंपली इसी वाली इक्वेशन को आप यहाँ पे अगर लिखें, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों को इक्वल लिख लें। जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो आप लोगों ने पढ़ा है, वो किसके इक्वल होता है? 1/2 mv स्क्वायर के होता है। अब ये v जो है वो एस्केप कर गया ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो ये इसको हम v को लिख लेंगे इसके बेस में ई एस टी, एस्केप को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी, तो ये एस्केप को शो करेगी। अब ना हमें क्या फाइंड आउट करना है? एस्केप वेलोसिटी हमने एक्चुअली में फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए हम ये रिलेशन फाइंड आउट करें एक्सप्रेशन एस्केप वेलोसिटी के लिए। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप कर लें 1/2 एम वी स्केयर है आपके पास, तो ये जी एम एम यानी कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है जी एम एम ओवर आर। अब यहाँ से आप देखें वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और नेक्स्ट आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है, ठीक है, ये जो मैंने अभी लिखी थी माइनस जी एम एम ओवर आर। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को यू से भी नोट कर सकते हैं, सिंपल आप पी से भी नोट कर सकते हैं। आपके पास थी इक्वेशन 1/2 एम वी एस्केप ई एस टी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। अब यहाँ पर आप देखें ये भी स्मॉल एम है और इस साइड पे भी स्मॉल एम, यहाँ पे देखें ये भी स्मॉल एम है और ये भी स्मॉल एम, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या रह जाएगा? 1/2 ये स्केप प्लस के 2 जी एम। अब ये देखें, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, जी एम एम ओवर आर, तो ये 2 दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा? 2 जी एम ओवर आर, ठीक है, वी स्केप का स्केयर।
अब यहाँ पे आप क्या करें, इस पे अंडर रूट अप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट ले लें इसका दोनों साइड। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट जो है इसकी पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 1/2 के इक्वल होता है अंडर रूट स्क्वायर रूट। ये जो आपके पास साइन होता है ये 1/2 के इक्वल होता है, तो ये 1/2 अगर हम इसकी पावर यहाँ पे अप्लाई कर दें 1/2, तो ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, पावर 1 रहता है। इस तरह से ये वी स्केप आपके पास आ जाएगी 2gm/r के। तो ये आपके पास स्केप वेलोसिटी का फार्मूला भी आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएंगे स्केप वेलोसिटी के। और सेकंड, अगर हम इसी को स्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, तो एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी स्केप इज इक्वल टू 2gr। ये 2gr जो है आपके पास स्टूडेंट्स, ये इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम इस फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, ये भी एक फार्मूला इसका है, वी एस्केप। ये जो है अगर आपके पास भी आप कैलकुलेशन लिख सकते हैं, इसको अगर आप इस तरह से याद करना चाहें आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड, वो हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है, वो Gmm/r² के इक्वल होती है। तो उसकी ये होती है Gmm/r²। ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जैसे मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड का बताया, तो ये Fg आपके पास होती है, Fg। तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसका फार्मूला है। और जो Fg है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो भी हमें पता है उसके वेट के इक्वल होती है, तो वो किसके इक्वल होती है, mg के, mg। अब इन दोनों फार्मूलाज का आप कंपैरिजन करें कि Fg की जगह पे आप लिख लें अगर mg, तो ये आपके पास आ जाएगी mg। m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा g इक्वल टू gm/r², ठीक है, gm/r²। तो ये g की वैल्यू है, gm/r²। तो ये इसकी वैल्यू को इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके, तो हम ये जो इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये आपके पास जो है वो वी एस्केप जो है वो इसके इक्वल आती है। यहाँ पे अगर Gm/r के इक्वल, यानी कि r² है ना, ये आपके पास एक r रह जाएगा, एक r जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, अंडर रूट स्क्वायर है। इसी इक्वेशन को इसके साथ कंपैरिजन करके ये g की वैल्यू जो है, इसमें अगर हम लगा दें 2Gm/r² के इक्वल g लगा सकते हैं, ये एक r है, सेकेंड r जो है वो एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा इसकी जी की वैल्यूज में, और एक आर आपके पास रह जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा वी एस्केप इक्वल टू 2gr। ये छोटी सी असाइनमेंट है, ये आपने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मॉडिफाई करना है कि ये आपके पास किस तरह से वैल्यू आ जाती है। ऑलमोस्ट मैंने कर दी है, लेकिन थोड़ा सा इसको आपने इस इक्वेशन के साथ कंपेरिजन करके वी एस्केप की वैल्यू निकालनी है 2gr। फिर आप इसको फर्दर जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपके पास वी स्केप की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2g जो है, ये आपके पास जो वी स्केप की वैल्यू होगी, सिंपल ये आपके पास अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग आप ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो फिर आप वी स्केप की वैल्यू ये लिखेंगे। अब ये जी आपके पास वैल्यू आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की 9.8 होती है, सिंपली हम इसको मॉडिफाई करने के लिए 10 में भी लिख सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो ये 9.8 के इक्वल है, और आर आपके पास क्या है, ये आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ है, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें, तो आप इसकी वी एस्केप वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इक्वल आती है 11.3, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये भी आपने कैलकुलेट कर दी, ठीक है, मैंने वैल्यूज आपको बता दी हैं, आंसर भी बता दिया किसके इक्वल आती है। तो ये वैल्यूज दोनों इसमें पुट करें, उसका स्क्वायर रूट लें, मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और स्क्वायर रूट लें, तो वी एस्केप की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम्स में छोटा सा आ जाता है कि आपके पास वी एस्केप की जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है वो क्या वैल्यू है, तो वो 11.3 है। तो अगर आपको आर की वैल्यू बताओ, जी एक्सीलरेशन की वैल्यू,
तो फिर आप इसकी वैल्यू जो भी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वैसे ही याद भूल गया कि 11.3 नहीं आपको याद आ रहा है, तो फिर आप इसको वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे आप इन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इजी भी लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।